नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आतंक पर समुद्र मंथन से पाकिस्तान परास्त हो पाएगा क्या? पाकिस्तान के आतंक पर चीन की अब नींद टूट पाएगी क्या? पाकिस्तान के खिलाफ ब्रिक्स में जो कुछ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, उससे चीन का रुख टेररिज्म को लेकर बदलेगा क्या? ताल ठोके में आज यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान को चीन से अलग थलग कर पाएगा? आज ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान के बारे में 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। पहली बात यह कि भारत का पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को पाल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान आतंक की विचारधारा को बढ़ावा देता है। तीसरी बात, आतंकवाद का समर्थन करने वालों को मिलकर सबक सिखाना होगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि आतंक का समर्थन करने वालों से उतना ही खतरा है जितना खतरा आतंकियों से है। पांचवी बात कि दुनिया भर में ऐसे आतंकी मॉड्यूल्स मौजूद है जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो कड़वा सच ब्रिक्स के मंच पर रखा, उस मंच पर चीन भी मौजूद था। आज इसलिए हम यहां 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल और क्वेश्चन ये कि क्या गोवा में पाकिस्तान के खिलाफ दिया गया ये मजबूत संदेश पाकिस्तान को परेशान करेगा? और दूसरी बात ये कि क्या गोवा के इस समुद्र मंथन के बीच चीन की उस पुरानी कूटनीति पर कोई फर्क पड़ेगा जिसमें बीजिंग और इस्लामाबाद हमेशा भारत के खिलाफ खड़े नजर आते हैं? आज गोवा से पीएम मोदी की ये बात भी ध्यान देने लायक है कि आतंक और आतंकी संगठनों के खिलाफ दोहरी नीति काम नहीं करेगी। जाहिर है पीएम का ये बयान चीन को भी समझ में आया होगा। उस चीन को जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात पर तो हामी भरता है, लेकिन भारत पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले मसूद अजहर पर कार्रवाई की बात आती है तो अपने वीटो को लगा देता है, टेक्निकल होल्ड का हवाला दे देता है। आज इसलिए हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या मसूद अजहर पर चीन भारत की बात मानेगा? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आपके सामने। We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. पहली बार मैं प्रधानमंत्री के इस बयान से इत्तेफाक रखता हूं। पाकिस्तान एक समस्या है और पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए समस्या नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए समस्या है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक राष्ट्रीय सहमति कि पाकिस्तान से किस तरह से निपटा जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने बेबाक तौर पर अपनी बात रखी है। पूरे दुनिया के लिए टेररिज्म एक ख़तरा है और टेररिज्म का दूसरा नाम ही पाकिस्तान है। देखिए, चाइना साफ बात कहूँ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके फेवर में कर रहे हैं। जिस दिन हम भी इकोनॉमिक इश्यूज़ पर हम इम्प्रूव करें, और मैं समझता हूँ चीन भी समझ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट है, इंडिया के साथ कोऑपरेट करना अक्लमंदी होगा। अब दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि ख़त्म, पाकिस्तान का सारा कुछ खुला कच्चा चच्चा सामने आ चुका है। अब भी अगर कोई पाकिस्तान को फंडिंग देता है, अब भी अगर कोई पाकिस्तान को संभालने की कोशिश करता है, तो वो खुद को हिसाब दे इस दुनिया को कि आप तो टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने इसका विरोध किया है, कई लोगों ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए कहा है, कई लोगों ने पिटीशन डाली है इसके ऊपर। और ये केवल भारत नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से साक का समिट भी जो नहीं हुआ तो किसी कारण हुआ रहेगा ना। तो जानते हैं कि कहीं ना जाके इस तरह की जो चीजें है कि आतंकवादियों को जो पनाह दी जा रही, शय दी जा रही, कहीं ना कहीं जाके वहां है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या आतंक पर समुद्र मंथन से पाकिस्तान परास्त हो जाएगा?
दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान के आतंक पर अब चीन की नींद टूटेगी? तीसरा सवाल, क्या चीन को पाकिस्तान से अलग कर पाएगा भारत? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान के खिलाफ ब्रिक्स भारत के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा? और ताल ठोक के आज का पांचवां सवाल, क्या मसूद अजहर पर चीन भारत की बात मानेगा? और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय समिति में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर स्पोक्स पर्सन के तौर पर बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं, पेशे से सर्जन हैं। अभय दुबे साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, मध्य प्रदेश की का प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस में। और प्रोफेसर फुनचोक स्तोपदान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पूर्व राजनयिक है, चीन मामलों के जानकार है, किर्गिस्तान में भारत के राजदूत रहे हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड प्रशांत दीक्षित साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ गोवा से जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सिंह, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप वहां जब ये उस मंच से सारी बातें रखी जा रही थी, वो भी चीन के सामने, तो क्या वहां के हलकों में बात हो रही थी? क्या ब्रिक्स में मोदी के कूटनीतिक सिक्स इसे कह सकते हैं, सिक्सर इसे कह सकते हैं? देखिए, जाहिर तो सीधी सी बात है, इसे मोदी जी की कूटनीतिक जीत के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि कल चाइना के साथ में जब हमारी बायलैटरल बातचीत हुई थी तब मसूद अजहर का जो मामला उठा था, और मसूद अजहर का जो के मामले पे चाइना ने अपना रुख नहीं बदला था, तो भारतीय जो पक्ष था उसके थोड़े शोल्डर डाउन वगैरह थे। लेकिन आज जब जॉइंट डिक्लेरेशन पड़ा है, उसके बाद की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक विजेता की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो भारतीय पक्ष की, भारतीय अधिकारियों को दिखाई दी। और सिर्फ मोदी जी का क्या भाषण नहीं था, स्पीच नहीं था, जॉइंट डिक्लेरेशन था, और जिसमें शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम सब आम सहमत, यूनैनिमस हैं इस पूरे मामले में, यानी ब्राजील, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका सबका मिलाकर ये था जिसमें चीन की भी सहमति थी। और इसको देखते हुए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ बात हुई है कि आतंकवाद से कैसे डील करना है, बट ये था कि आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं, जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको भी उतना ही बड़ा खतरा बताया गया है जितना बड़ा खतरा आतंकवादियों को बताया गया। और भारत लगातार 2 दिन से इस बारे में कोशिश कर रहा था, हम लगातार 2 दिन से देख रहे थे जिस तरह से मीटिंग्स और बाकी सब चीजें हो रही थी। और आज के बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद में जो बॉडी लैंग्वेज थी इंडियंस की, वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही थी। रूबिका, प्रोफेसर फुनचोक, चाइना की डेफिनेशन टेररिज्म को लेकर इंडिया की डेफिनेशन से या फिर यूएन की डेफिनेशन से थोड़ी अलग है। वहाँ एडवोकेसी का जिक्र नहीं करता है। जब एंटी टेररिज्म बिल वहाँ पास हुआ था तो उसमें बहुत ही समझदारी कह दीजिए, चालाकी चाइना की कह दीजिए, एडवोकेसी और थॉट को हटा दिया गया था। तो ऐसे में क्या ये चाइना का आज कह देना कि हम टेररिज्म पर साथ खड़े हुए हैं, आपको लगता है रुख बदल देगा? फिर मैं मसूद अजहर का भी इसमें जिक्र कर रही हूँ सर। रुख तो बदल चुका है। वो कभी टेररिज्म का भी मानते नहीं थे। उनके लिए, चीन के लिए टेररिज्म के ऊपर बात करना डेमोक्रेसी के बारे में बात करना जैसा है। वो कभी ओपनली इन चीज़ों को बात नहीं करता। चीन में डेमोक्रेसी की बात कर ही नहीं सकते। इसी तरह वो टेररिज्म को नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं है, हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिज़म है, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, और हमारे यहाँ है जो सेपरेटिज़म है, इनकी हमें चिंता है। वो टेररिज्म को अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप ये भी देखिए, कभी भी चीन में, दुनिया के हर जगह टेररिज्म हुआ है, लेकिन चीन में कभी 9/11 नहीं हुआ है। चीन में अपना 26/11 नहीं हुआ है। पेरिस जैसा अटैक चीन में नहीं हुआ है। तो जब तक वो नहीं होता है, वो टेररिज्म को छेड़ना नहीं चाहता। वो तो अवॉइड करना चाहिए, जितना जिसको अवॉइड करो। वो ये भी मानते हैं कि अमेरिकन ने टेररिज्म कैसे छेड़छाड़ किया था और इससे टेररिज्म बढ़ा है। तो इसको वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता है। वो डरते हैं, उसको भी पता है कि टेररिज्म एक खतरनाक चीज़ है। तो बड़ा चालाकी से वो टेररिज्म के साथ एक्चुअली वो डील कर रहा है। वो किसी के साथ सौदा कर रहा है कि मेरे के ऊपर अटैक नहीं करना, बाकी और जगह कर लो। तो पाकिस्तान के साथ तो यही हो रहा है ना, उनके साथ सौदाबाजी है। सीपैक जो है वो नहीं, नॉट ओनली दैट, शायद हो सकता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका कोई लेन देन होगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं करना, बाकी जहाँ कुछ कर लो, बाकी मैं तुम्हें बाहर में तुम्हें बचा लूँगा।
ये इस लेवल पे शायद जा चुका है। तो आज ये जो हमने जो ज़ोर से एक स्टैंड लिया है, जो घोषणा पत्र में जो है, तो बहुत बड़ी जीत है, जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा ज़ख्म देगा और चीन को भी ज़ख्म देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिक्स अच्छा चल रहा है, इसके प्रोग्राम्स अच्छे चल रहे हैं, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं हमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पीस एंड सिक्योरिटी प्री कंडीशन है। ये नहीं कि पहले तरक्की हो फिर सिक्योरिटी आए, नहीं, पीस एंड सिक्योरिटी, फाइटिंग अगेंस्ट टेरर इज प्री कंडीशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ब्रिक्स। मतलब प्रोफेसर, इसका मतलब ये है कि आज जो है हम वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर आंख में आंख डालकर बॉल्स को उनके कोर्ट में डाल दिया। ये इससे पहले नहीं हुआ है। अबे साहब, मनीष तिवारी कांग्रेस के कहते हैं कि इस बार ऐसा लगता है कि वाकई जो खबर वहाँ ब्रिक्स से आई है उसका इंतजार हम भी कर रहे थे और हम इसका समर्थन करते हैं। यानी आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी ने ये बहुत भयंकर कूटनीतिक जीत जो है वो अपने पास रखी और बॉल जो है वो चाइना के कोटे में डाल दी है। देखिए रूबिका जी, गंभीरता से इस विषय को हमको समझने की आवश्यकता है। वो इसलिए है कि अभी चीन स्टेट मीडिया की तरफ से एक बयान आया है कि भारतवर्ष में अगर हमारे प्रोडक्ट्स के खिलाफ वातावरण बनाया जाता है तो इसका आशय ये कतई नहीं कि आप ट्रेड डेफिसिट को कम कर लेंगे, इसका आशय हमारे बाइलेटरल रिलेशन पर पड़ेगा, ये गंभीरता से उन्होंने कहा है। इसका अर्थ साफ है कि उनको इस बात का प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो $52 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट 15-16 में पहुंच गया, जो $48 बिलियन था, और लास्ट मंथ भी अगर हम देखें तो हमारा इंपोर्ट्स 4.5 बिलियन है और हमने जो एक्सपोर्ट किया वो 922 मिलियन डॉलर्स ओनली है। लेकिन इसका आशय ये साफ दिखाई देता है कि वो इस बात का कॉग्निसेंस ले रहे हैं कि भारतीय बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है, एक बात। दूसरी बात, ये जियोपॉलिटिकल सेंस में हमको समझना पड़ेगा कि क्यों आखिर इतना इंक्लिनेशन चाइना का पाकिस्तान की तरफ है। एक बात हमारे एक्सपर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण की, क्योंकि माइनिंग के आप देखिए $19 बिलियन का प्रोजेक्ट चाइना ने कैंसिल किया पाकिस्तान में, वो सिक्योरिटी के कारण करना पड़ा। तो इसलिए हो सकता है कोई इंटरनल अंडरस्टैंडिंग वहाँ के अतिवादी संगठनों से चाइना की बनी हो, ये ओपनली तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि आप वेस्ट बलूचिस्तान अगर देखें, ग्वादर का इशू देख लें तो जो 60% ऑयल जो पर्शियन गल्फ से एकमात्र शंघाई जो कमर्शियल पोर्ट है उस पर आता है, उसके कारण ये जो कि चीन ये सारी बातें एक मंच से कहकर, ब्रिक्स के मंच से कहकर सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आपको ये लगता है? नहीं, आज ऐसा क्योंकि हम महत्वपूर्ण जब मानेंगे जब दिसंबर तक का समय जो 1267 कमेटी यूनाइटेड नेशंस की है, जिसमें अजहर मसूद के लिए हमने ये प्रावधान रखा है कि उसको उस लिस्ट में इनरोल किया जाए, और देखना होगा कि चाइना दिसंबर के बाद अपने रुख में कोई परिवर्तन लाता है या पहले यूनाइटेड नेशन से आग्रह करता है। तब तो जब तक परिणाम सामने नहीं आए तब तक ये कहना, लेकिन हाँ, हमारे प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए कि हम निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अगर चीन इंक्लिनेशन दिखाता है तो ये बात सामने आए कि वो टेररिज्म के साथ है, वो इस पीस प्रोसेस। प्रोफेसर फुनचुक, जो चीन के मामलों के जानकार है, वो ये कह रहे हैं, हम अक्सर डिबेट में के साथ बैठे हैं और अक्सर वो ये कहते रहे हैं कि चीन को रिझाया जा सकता है, उसके तरीके अलग होते हैं, वो टेररिज्म को कभी भी अच्छी तरीके से बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं करता है। आज जब वो ये बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी जीत है इंडिया के लिए। इतना कह देने में क्यों परेशानी होती है? बहरहाल मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ अभय जी, आती हूँ। डॉक्टर पात्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुझसे हमसे भारत के नागरिकों से ज्यादा कोई प्रसन्न हो सकता है अगर चाइना इस प्रकार का इंक्लिनेशन दिखाए। बस मैं यही क्लैरिटी चाहिए, परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, मुझे यही क्लैरिटी चाहिए थी। डॉक्टर पात्रा, अभय दुबे ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये पेपर्स पे बातें कह दी गई है, लेकिन चीन तो ये बात अक्सर करता रहा है, वो ये कहता रहता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जहां पर काम करने की बात आती है, चाहे वो NSG हो, चाहे वो बात हो जाए मसूद अजहर की, वहां पर वो बैकफुट पर आ जाता है। क्या इस बार भी ऐसा होगा?
देखिए, यहाँ दो चीज समझने की आवश्यकता है मोटे रूप से। नंबर एक, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आइसोलेशन इज एविडेंट। इसको कहेंगे डिप्लोमेटिकली एविडेंट आइसोलेशन। किसी प्रकार की प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है उसका सबसे सुदृढ़ उदाहरण है कि सार्क बॉयकॉट हो जाता है। तमाम जो कंपोनेंट कंट्रीज है सार्क के, वो पाकिस्तान को बॉयकॉट करते हैं, मगर वही आउटरीच में मोस्ट ऑफ दीज सार्क कंट्रीज बेयरिंग अ फ्यू, मोस्ट ऑफ देम जो बे ऑफ बंगाल यूज करते हैं, वो ओवररीच प्रोग्राम में, आउटरीच प्रोग्राम में बिम्स्टेक के रूप में आज इसमें ब्रिक्स के गोवा के समिट में शामिल होने आते हैं। चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, चाहे वो म्यांमार क्यों ना हो, चाहे वो भूटान क्यों ना हो, चाहे वो नेपाल क्यों ना हो। तो स्वाभाविक रूप से जो आइसोलेशन, और आप सोचिए, मतलब दर्शक देख रहे दर्शकों को एक उदाहरण देना चाहूंगा ताकि वो बहुत सिंपल से समझ सके। अगर हमारा पड़ोसी कोई बहुत बदमाश है और वो बार बार हमारे घर के अंदर किसी प्रकार का उपद्रव करने का कोशिश कर रहा है, बाकी कॉलोनी के सारे लोग, मोहल्ले के सारे लोग उसे आइसोलेट कर देते हैं और हमारे घर वो आ जाते हैं, मेरे घर में वो आ जाते हैं कि चलिए आपके घर आज हम चाय पिएंगे और बैठ के चर्चा करेंगे कि कैसे ठीक करना है। तो जो माहौल, जो मूंग रगड़ी जा रही होगी पड़ोसी के घर पे, उसी प्रकार का मूंग रगड़ने का काम आज पाकिस्तान के दिल पे हो रहा होगा। पाकिस्तान आज खून की आंसू रो रहा होगा। एक तो ये है, आइसोलेशन इज नेवर बिफोर फॉर पाकिस्तान। जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए जॉइंट डिक्लेरेशन जो हुआ है उसमें जो कंपोनेंट आया है, जैसे कि संजय सिंह जी बता रहे थे, उससे बड़ा स्पष्ट हुआ है कि कल जो बातचीत चाइना के साथ हुई है उसमें किसी प्रकार का फ्रूट बियरिंग हुआ है। बहुत सारी चीजें टीवी पे डिस्कस नहीं होता है, तो स्वाभाविक रूप से फ्रूट बियरिंग हुआ है। दूसरी बड़ी बात है, एक्सपर्ट्स आपको अभी बताएंगे कि देखिए चाइना की अभी सिचुएशन ये है कि अगर हम हमारे को एनएसजी का विषय हो, चाहे असद मसूर का विषय हो, इन सभी विषय पे चाइना इज एट पेन ऑफ एक्सप्लेनिंग, ना केवल हमारे ब्रिक्स नेशन को मगर इंटरनेशनल कॉरिडोर को भी अब चाइना को ज्यादा एक्सप्लेनिंग करना पड़ेगा। इंडिया को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है कि टेररिज्म को आइसोलेट हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मगर चाइना को अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों मसूद अजहर को एक आतंकी नहीं घोषित करने दे रहा है। जबकि देखिए चाइना के पास भी ऑप्शन था, वो चाहता तो वीटो पावर के माध्यम से इस डिस्कशन को बंद कर सकता था, मगर सक्सेसफुल पर चाइना तो वेल प्ले कर जाता है ना। मेरे ख्याल से उस वक्त जब प्रोफेसर फुनचौक से बात हो रही थी, संबित हो सकता है आप नहीं सुन पाए हो, ये डेफिनेशन बहुत क्लेवरली उसने टेररिज्म की डाली हुई है चाइना ने, और इसीलिए वो जब वहां यूएन में पहुंचता है तो वो उन दो शब्दों में चेंज कर लेता है। चाइना की जो डेफिनेशन है वो टेररिज्म में, वो एडवोकेसी की, एक्टिविटी की बात नहीं करती है, वो थॉट्स की बात नहीं करती है। ये एक बहुत माइनर डिफरेंस है, और इसी में मसूद अजहर को वो टेक्निकल होल्ड पर ला देता है। बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए इसका जो उत्तर है वो यही है कि आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था गत वर्ष, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से गुजारिश की थी कि आखिर कब तक आप टेररिज्म को एक यूनिफाइड में डिफाइन नहीं करेंगे, वहां वो कहा गया था। और आज इस ब्रिक्स समिट में आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने बार बार अपने भाषण में कहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT है, इसको तुरंत लागू करना है और एक कॉमन अप्रोच पे सभी देशों को पहुंचना है, कॉमन डेफिनेशन पे पहुंचना है। इसमें हमें एक बड़ा सपोर्ट जो ब्रिक्स में मिला है वो रशिया का इस पूरे मुद्दे को हमारे साथ साझा करना है। कल रशिया ने जिस प्रकार अपने डिक्लेरेशन में कहा कि हम CCIT के मसले के साथ भारत के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये डेफिनेशन, देखिए ब्रिक बाय ब्रिक अ बिग पैलेस इज बिल्ट, धीरे धीरे करके डिप्लोमेसी का ये जो पैलेस है जिसमें टेररिज्म को बाहर रखा जाएगा। डॉक्टर बत्रा, आप ये कह रहे हैं कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है वो ब्रिक्स में आ गई है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब मुझे कोमोडोर दीक्षित के पास जाना है। कोमोडोर, आप इस चीज को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में चीन को लेकर जब जब डिस्कशन हुआ है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो सकती है, पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की पूंछ सीधी नहीं होती है। लेकिन चाइना वो है जिसे इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, वो गोलियां नहीं दागता है, वो गोले नहीं दागता है। आप तो उस युद्ध में रहे हैं सर, आपको इस बात का एहसास है, वो बहुत मजबूरी में आगे आया था। लेकिन अब जो चाइना है उसको अपना परमानेंट इंटरेस्ट देखने की बात है। वो ये चाहता है कि आप मुझे रिझाइए, मैं रिझने को तैयार हूं, जो पाकिस्तान मेरे साथ कर रहा है। क्या आप भी ये टेक रखते हैं सर?
देखिए, शब्दों के जाल में हम फंसने की कोशिश न करें। मेरे दोस्त फोंसेक स्टॉकडेल ने जो कहा, बिंदु वहाँ विश्राम करता है। चीनी बहुत करके आतंकवादियों के साथ साठगांठ कर चुके हैं पाकिस्तान में। आप 1962 की लड़ाई की बात कह रही हैं रुबीना, उसके बाद 62 की उसी साल दिसंबर में इन्होंने पाकिस्तान के साथ साठ करी और 63 में एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी ज़मीन चीन को थमा दी। उनका कोई इस पर अधिकार नहीं था। और तब से मैं ये देखता आया हूँ कि इन दोनों के बीच में साठगांठ चलती रही है। हमने चीन को रिझाने में क्या कमी करी है? वो देश में आए, प्रधानमंत्री उनको लेके अहमदाबाद गए, दोनों झूले में बैठे, दोनों ने जैसा कि पंजाब में कहा जाता है जफ्फी मारी, लेकिन उसे क्या निकला हमें? और अब जब मौका असर मजदूर को डिक्लेयर करने की बात आती है तो सिक्योरिटी काउंसिल में टांग अड़ा दी है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में चीन का बोलबाला चलता है, वो 5 कंट्रीज में है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, चीन की नब्ज वो $47 बिलियन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान में, उसके ऊपर है। उनको ये डर लगता है कि अगर मसूद अजहर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो उनको तकलीफ हो जाएगी। और ये जो रुख है ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर मेरे दोस्त टॉपदेन कह रहे थे कि आतंकवाद की परिभाषा ही बदल दी है और उसका देखने का रवैया बदल दिया है, ये संभव नहीं है। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि शब्दों के जाल में ना जाएं। ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस, बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस, सार्क, ये शब्दावली में उठती हैं। भारतवर्ष को, जैसा कि आपके दूसरे कमेंटेटर ने कहा है, 2-3 महीने तक देखना पड़ेगा, नहीं तो हमें अपने रुख में बदलाव लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और चीन जो है वो हान ग्रुप से आता है, इनकी चतुराई पर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन भारतवर्ष में चतुराई की कोई कमी नहीं है। हम शब्दों का जाल एक तरफ बिछाएं और अपनी सामरिक व्यवस्था कहीं और से देखें। आप ये कह रहे हैं कि वो डिसीड करने में बहुत माहिर है और इसीलिए हमें बच कर चलना चाहिए।